डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट स्टडी क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 है आपका वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं, संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं। यदि आप सबको ये सब नहीं पता है तो मैंने संख्याएं के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। यदि आप लोग उसको देखना चाहते हैं तो उसको देख सकते हैं, क्योंकि वो बेहद इम्पोर्टेंट है। यदि आपको संख्याएं ही नहीं पता रहेंगी तो आप आगे के चैप्टर्स को नहीं समझ पाएंगे। इस चैप्टर्स को भी आप नहीं समझ पाएंगे यदि आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है तो। इसीलिए मैंने पहले ही प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक संख्या, वास्तविक संख्या, पूर्ण संख्या, सभी संख्याएं जो हैं मैंने पहले इस पर वीडियो बना दिया है। आप लोग उसको पहले देख लीजिए, उसके बाद ही इसे देखिए। मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगी, यदि आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए, तभी आप इस वीडियो को देखिए। यदि आपको संख्याएं के बारे में पता है तब आप इस वीडियो को देखना स्टार्ट करिए। यदि आपको नहीं पता है कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, ये सभी संख्या यदि आपको नहीं पता है तो आप सबसे पहले उस वीडियो को देखिए। वो वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जा करके देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्याएं। इस चैप्टर्स के हम जो क्वेश्चन हैं बहुत ही आसानी से आप लोगों को सॉल्व कराएंगे। इस चैप्टर्स की जो बेसिक मेथड है वो आपको समझाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स को समझा जाता है, मैथमेटिक्स को रटा नहीं जाता है। ठीक है, कि जिस दिन आप लोग मैथमेटिक्स को समझना स्टार्ट कर देंगे ना, मैथमेटिक्स आप लोगों के लिए बेहद ही आसान चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, तो यदि आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देख लेते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। ये चैप्टर आप लोगों के लिए बेहद आसान हो जाएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से बताने वाली हूँ बेसिक मेथड को, और आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी। उसके बाद आपको प्रश्नावली के क्वेश्चन को हल कराऊंगी, ताकि आप लोगों को अच्छे से सारे क्वेश्चन समझ में आ जाए और आगे के क्वेश्चन भी आप अच्छे से हल कर सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, यदि आप लोग चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच पाएगा और आप अपनी तैयारी एक्सीलेंट तरीके से कर पाएंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट और समझते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देख लेते हैं यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। ठीक है, ये आपकी वास्तविक संख्याएं में दी गई हैं। तो सबसे पहले आप इसे समझिए कि ये क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है। दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r प्राप्त होती है। ठीक है, कुछ समझ में आया? मुझे पता है आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा। अगर समझ में भी आया तो अच्छी बात है, बस आप आगे से देखते जाइए। मैं आपसे एक ही बात बोलूँगी, बस आप इस वीडियो को स्किप मत करिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, शांति से आप कहीं एक जगह बैठ जाइए कॉपी और पेन लेकर के। ठीक है, और इस वीडियो को शांति से देखिए। ये देखिए आपको कितना हेल्पफुल साबित होगा ये वीडियो। मैंने बहुत ही बेसिक से इसमें एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो ये वीडियो आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखकर ही जाएं, फिर आप देखना ये वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल साबित होगी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, a = b × q + r। ठीक है, कुछ समझ में आया? आई थिंक थोड़ा बहुत आया होगा। आगे देखिए ये क्या कह रहा है, r जो है ये 0 से बड़ा है या फिर 0 के बराबर है। ठीक है, और b जो है ये r से बड़ा है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है जहाँ a को भाज्य, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, a को हम भाज्य मानते हैं। ठीक है, और b को हम भाजक मानते हैं। ठीक है, और q को भागफल मानते हैं, r को शेषफल मानते हैं। ठीक है, तो इसको अभी हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि a क्या है, a भाज्य है, b भाजक है और q भागफल है और r शेषफल है। इतना मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाने का प्रयास करती हूँ। यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में पढ़े होंगे या फिर और भी क्लास में पढ़े होंगे, जैसे कि ये होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल। ठीक है, प्लस शेषफल। ये आप पढ़े होंगे, आई होप
आप पढ़े होंगे इसको। तो यही चीज़ है ये, ठीक है। मैंने क्या कहा कि भाज्य क्या है, a है, तो ये हमारा भाज्य जो है a है, ठीक है, बराबर, ठीक है। भाजक को मैंने क्या बोला, मैंने भाजक को बोला b, तो भाजक क्या है हमारा b है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मैंने क्या बोला, q क्या है, भागफल है, तो ये q क्या है, भागफल है, तो हम गुणे का चिन्ह नहीं लगाते हैं। और मैंने क्या बोला, r क्या है, शेषफल है, तो प्लस r क्या है, शेषफल। तो यही चीज़ तो है जो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ। तो यही चीज़ है ये जो मैं आपको समझा रही थी, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं जो मैं आपको समझा रही थी। सॉरी आपको दिख नहीं रहा था, ठीक है। तो आइए हम थोड़ा सा और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिखाती हूँ इस तरीके से। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं, इसको भाज्य बोलते हैं, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, इसको हम भाजक बोलते हैं, क्लियर है। और इसको क्या बोलते हैं, भागफल बोलते हैं, आई थिंक आपको पता भी होगा। और इसको क्या बोलते हैं, इसको हम शेषफल बोलते हैं, ठीक है, इसको हम शेषफल बोलते हैं, ठीक है। सॉरी दिख नहीं रहा था आपको। तो ये हो गया आपका शेषफल, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब मैं आपको 4 एग्जाम्पल लेके आपको समझाने का प्रयास करती हूँ। देखिए, तो ये हमारे 4 एग्जाम्पल्स हैं जिसके माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये इसमें क्या करना है, इसका भाग देना है, ठीक है। यदि हम 4 का भाग 15 में दें तो ये इसमें जाएगा 4 तिहाई के 12, 3 बार में जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12। और यदि इसका इसमें माइनस करें तो कितना बचेगा, इसमें से बचेगा 3, ठीक है। तो इसका शेषफल बच गया 3। अब तो इसमें भाग्य जाएगा नहीं, तो आप शायद कहें कि इसमें दशमलव लगा करके यहाँ पर 0 बढ़ा करके अब हम आगे भाग देंगे, लेकिन हमें इसमें आगे भाग नहीं देना है, मैं आपको समझा रही हूँ। तो यहाँ पे इसका शेषफल 3 बच रहा है, ठीक है। और इसका शेषफल मतलब इससे छोटा ही बचना चाहिए, इससे बड़ा नहीं बचना चाहिए। यदि इससे बड़ा बच जाएगा तो एक बार और तो भाग चली ही जाएगी, लेकिन यहाँ पे शेषफल छोटा बचा है, ठीक है। तो शेषफल हमें छोटा ही बचाना है, बड़ा नहीं बचाना, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान देखिए, ये इसका अगर हम भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, यदि हम 5 का भाग 21 में देते हैं तो ये जाएगा 5 चौक 20, ठीक है, 4 बार में जाएगा और ये हो जाएगा 20। और इसमें से यदि हम माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा हमारा 1, ठीक है। तो ये हमारा 1 बचेगा। और यदि हम इसमें भाग दें तो ये 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम, तो ये आ जाएगा 36, 6 के 36 आता है, तो ये आपका हो जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ पे शेषफल कुछ नहीं बच रहा है, यानी कि यहाँ पे शेषफल 0 बच रहा है, ठीक है। अब इसको देखते हैं। अब ये आप कहेंगे ये भाज्य तो छोटा है और भाजक बड़ा है, तो इसमें इसका भाग कैसे संभव है। तो संभव आप कहेंगे शायद इसमें यहाँ पे 0 बढ़ा करके, ऐसे दशमलव लगा करके यहाँ पे 0 बढ़ा करके फिर हम भाग देंगे, तो मैं कहूँगी ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसमें भाग कैसे देंगे, आप यदि 7 का पहाड़ा 1 बार पढ़ते हैं तो 7 आता है, और 7 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं तो 14 आता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे यदि हम 7 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा, ठीक है। और यदि हम 7 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 14 आएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम कहें कि यदि हम 7 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, वहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। तो यही करना है यहाँ पे। तो हम 7 का पहाड़ा यदि हम 0 बार पढ़ेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा, और यहाँ पे कितना बच गया शेष, यहाँ पे शेष बच गया 6, है ना। तो ये चीज़ें क्या है, अभी आप कहेंगे इसका क्या मतलब है, इसका भी मतलब है, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए ये एग्जाम्पल ली हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, भाग देने के बाद क्या करना होता है, आपको कुछ लिखने होते हैं, ठीक है। ये चरण लिखना बेहद जरूरी है, तभी आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स भी तभी मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इसको लिखना कैसे, इसी के अकॉर्डिंग हमें लिखना है, ठीक है। ये जो है इसी के अकॉर्डिंग लिखना है। मैं इसी को समझाने के लिए, ये जो पूरा है ना लोचा जो है, इसी को समझाने के लिए मैंने एग्जाम्पल लिए हैं ताकि आपको ये चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। तो इसके बाद फिर मैं आपको इसको भी समझाऊंगी। तो पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या है ये, क्या है ये हमारा a है यानी कि भाज्य, ठीक है। और ये हमारा क्या है, b है, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि a क्या है, भाज्य है, b भाजक है, और q भागफल है, और r शेषफल है। ये मैंने पहले ही आपको बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये हमारा भागफल है, तो यानी कि ये q है, और ये हमारा शेषफल r है, ठीक है। ये देखिए r जो है ना हमेशा b से छोटा ही आएगा, b से बड़ा नहीं आएगा, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है ना। ये देखिए ये क्या कह रहा है यहाँ पे, 2 धनात्मक पूर्णांक a और b, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक में क्या आता है, पूर्णांक में तो सभी वैल्यू आ जाती है, माइनस की भी प्लस की भी, वो सब वैल्यू आ जाती है, ठीक है। और दिए रहने पर अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r प्राप्त होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ना ये और ये संख्या पूर्ण संख्याएं ही प्राप्त होनी चाहिए। ये क्या कह रहा है कि q और r जो है वो पूर्ण संख्या ही प्राप्त होनी चाहिए, मतलब यहाँ पे हमें माइनस नहीं प्राप्त होना चाहिए, यहाँ पे हमें पूर्ण संख्या यानी कि 0 से लेकर के
प्लस इन्फिनाइट तक की संख्या ही प्राप्त होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 3 प्राप्त हुआ है, ठीक है, तो ये प्लस की संख्या है यानी कि पूर्ण संख्या है, और ये 1 है तो ये भी पूर्ण संख्या है। और यहाँ पे देखिए 0 भी क्या है, पूर्ण संख्या है, ठीक है, और ये भी देखिए पूर्ण संख्या है। तो हमें Q और R को पूर्ण ही प्राप्त करवाना है, ठीक है, अदरवाइज और नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये 0 प्राप्त हुआ है भागफल, यानी कि Q जो है ये 0 प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे ये कहा गया है, देखिए क्या कहा गया है कि Q और R प्राप्त होती है पूर्ण संख्या, ठीक है, तो यहाँ पे पूर्ण संख्या ही प्राप्त हुई है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको ये एग्जांपल लेकर समझाने का प्रयास किया है। तो देखिए सबसे पहले इसको हम लिखते कैसे, ठीक है। तो ये हमारा A है, तो सबसे पहले हम A को लिखेंगे। तो A हमारा कितना है, तो ये हमारा 15 है, ठीक है। तो हम लिखेंगे 15 इज इक्वल टू B कितना है, B 4 है, गुना Q कितना है, तो Q हमारा है 3, तो 3 लिखेंगे इज इक्वल टू, उसके बाद ये हमारा प्लस है, ठीक है, यहाँ पे प्लस आएगा, तो ये हमारा प्लस है, और R कितना है, तो ये देखिए 3, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना होता है, भाग देने के बाद आपको ये लिखने होते हैं, ठीक है। और यदि हम इसका लिखें तो इसका ये हो जाएगा हमारा 21, ठीक है, तो इसका 21 हो जाएगा। और B कितना है, तो B ये है, तो ये 5 है, और गुना Q कितना है, तो ये 4 है, प्लस R कितना है, 1 है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका हो जाएगा। और यदि हम इसका लिखें तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 36 इज इक्वल टू Q कितना, B कितना है 6 है, और Q कितना है, तो Q हमारा 6 है, और प्लस का R कितना है, तो 0, ठीक है। इस तरीके से इसका हो जाएगा। और यदि हम इसका लिखें तो इसका हो जाएगा 6 इज इक्वल टू, इसका हो जाएगा 7 गुना 0 प्लस 6। तो ये इसका इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या करना है। अब आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, ठीक है, किस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या करना है। ये जो हमारा R है ना, इसका मान हमेशा छोटा होना चाहिए B से। क्या होना चाहिए, R का मान हमेशा छोटा होना चाहिए। देखिए यहाँ पे भी छोटा है, यहाँ पे भी छोटा है, 0 तो आया है, ये छोटा है, ठीक है, इससे क्या है, छोटा है। यहाँ पे पूर्ण संख्या ही आनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए R क्या है, छोटा है किससे, B से। तो हम लिखेंगे R छोटा है किससे, B से। इस तरीके से लिखेंगे। B का मान जो है हमेशा बड़ा होना चाहिए R से, तो वही है। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये इसका भी वही सेम कंडीशन है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, R जो है ये, और ये B है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये क्या कह रहा है, R का मान जो है ना, या तो 0 आएगा या फिर 0 से बड़ा आएगा, ठीक है, 0 से छोटा नहीं आएगा, 0 से छोटा नहीं आएगा, यही ये कह रहा है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यही ये कह रहा है, R का मान जो है वो छोटा नहीं आएगा, या तो 0 आएगा या फिर 0 से बड़ा आएगा, ठीक है। यदि यहाँ पे माइनस में संख्या आएगी तो वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे माइनस आएगा ही नहीं, क्योंकि हमें जो है R और Q का मान जो है वो पूर्ण संख्या ही लाना है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस की संख्या नहीं आएगी, या तो 0 आएगा या फिर 0 से बड़ी संख्या आएगी। तो ठीक है, तो यहाँ पे 0 आया है, और 0 से बड़ी संख्या भी आप देख सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या कि R का जो मान है वो 0 से बड़ा आएगा, ठीक है, 0 से बड़ा आएगा या फिर 0 के बराबर आएगा, ठीक है, या फिर 0 आए या फिर 0 के बराबर आए, ठीक है, 0 से बराबर आएगा या फिर 0 से बड़ी संख्या आएगी R का मान, ठीक है। और यदि हम इसको इन दोनों को एक साथ लिखें तो ये हमारा हो जाएगा B का मान जो है हमेशा R से बड़ा होगा, है ना। और यहाँ पे जो है 0 R का मान जो है या तो 0 से बड़ा आएगा, है ना, या फिर 0 के बराबर आएगा, ठीक है। तो यही चीज़ें मैं आपको समझाने का प्रयास कर रही थी, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो पहली बार मैंने जब आपको ये दिखाया तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन आई होप अब ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो इसी तरीके से ये समझाने का ये पैटर्न था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसको ध्यान से आप लोग समझ लीजिए। अब हम देख लेते हैं एग्जाम्पल को। मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल के साथ क्वेश्चन को समझाती हूँ, ठीक है, ताकि आपके डाउट्स जो हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, 12 और 18, ठीक है। सबसे पहले हम एक छोटा सा क्वेश्चन लिए हैं। पहले मैं आपको प्रश्नावली के क्वेश्चन दिखा देती हूँ कि वो क्वेश्चन कह क्या रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले आप उसको देखिए। ये देखिए क्या कह रहा है,
निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है, HCF ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, लेकिन क्या कह रहा है, एल्गोरिदम यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके हमें सॉल्व करने के लिए बोल रहा है। पहले हम क्या करते थे, जब छोटे थे, मतलब छोटी क्लास में जब रहते थे, तो हम क्या करते थे, गुणनखंड करके हम HCF निकाल देते थे, उसमें जो कॉमन आते थे उसको हम HCF बता देते थे, है ना। लेकिन अब आप आ चुके हो बड़ी क्लास में, तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इसमें से देखना है सबसे बड़ी संख्या कौन है, इन दोनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो सबसे बड़ी होगी ना उसको आपको अंदर लिखना है। ठीक है, सबसे पहले जो होगी वो आपको सबसे अंदर लिखना है। ठीक है, पहले हम गुणनखंड करके निकालते थे, अब हम भाग दे करके निकालेंगे। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन में ऐसे ही करते हैं। तो 18 या अंदर लिखेंगे, हम 12 को बाहर लिखेंगे। ठीक है, अब हम इसका इसमें भाग देंगे, तो 12 का भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, तो हम लिखेंगे 12, और इसमें से ये बचेगा कितना, 12 में 18 में से 6 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब आप कहेंगे इसमें अब भाग तो नहीं जाएगा, ये तो छोटा हो गया, तो आप शायद दिमाग लगाएं कि यहाँ पर दशमलव लगा करके और यहाँ पे 0 बढ़ा लें, उसके बाद भाग दे दें। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें क्या करना है, अब हमें इस तरीके से करके ना, ये जो हमारा भाजक, हम इसको भाज्य बना देना है। ठीक है, ये जो हमारा भाजक है इसको हमें भाज्य बना देना है, इसको यहाँ पे लेकर के आना है, तो हम इसको यहाँ पर लेकर आएंगे। कुछ समझ में आ रहा है, कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट जरूर करें, बस आप ध्यानपूर्वक देखते जाएं, बहुत ही आसानी से आपको समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये जो हमारा 12 है ना, इसमें हम 6 का भाग देंगे, तो इसमें हम कितनी बार में जाएगा, तो ये 2 बार में जाएगा, तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, एक बात मैं आपको और बता दूं, जब तक यहाँ पे आपको शेषफल 0 प्राप्त नहीं हो जाता है तब तक ये प्रक्रिया जो है आपको अपनाए रखनी है। ठीक है, तब तक ये प्रोसेस चलता ही जाएगा जब तक आपको 0 ना प्राप्त हो जाए, यही रूल है इसका, जब तक आपको 0 ना प्राप्त हो जाए तब तक आपको ऐसे ही चलते जाना है। ठीक है, यहाँ पे तो आपको 2 ही स्टेप में 0 प्राप्त हो गए हैं, तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, मैंने बहुत ही सरल क्वेश्चन लिया आपके लिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद 0 जब आ जाएगा तो उसका जो भाजक होगा ना वही होगा HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक, वही उसका होगा HCF। तो 0 आने के बाद जो इसका भाजक होगा वही होगा उसका HCF। तो अब यहाँ सॉल्व होने के बाद आपको कैसे लिखना होता है, आप लिखेंगे चरण 1। ठीक है, इस तरीके से आप लिखेंगे चरण 1, और ये देखिए ये मैंने आपको दिखाया, तो यही आपको यहाँ पे लिखना है, जैसे कि मैंने आपको वो भाग जो 4 दिए थे उसमें भी बताए थे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है पहला चरण ये है। ठीक है, तो पहले चरण में A कौन सा है, तो पहले चरण में 18A है। ठीक है, तो लिखेंगे A बराबर, फिर B कौन सा है, तो B हमारा 12 है, तो यहाँ पे हम 18 लिखेंगे, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे हम 18 लिखेंगे, और B क्या है हमारा 12 है, तो हम 12 लिखेंगे, और Q क्या है, Q 1 है, तो 1 लिखेंगे, प्लस R कितना है, तो 6 है, तो ये लिखेंगे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि शेषफल नॉट इज इक्वल टू 0, मतलब हमें शेषफल अभी इस चरण में 0 प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, इस चरण में हमें शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुआ है, तो इस तरीके से हम लिखेंगे। अब हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे चरण 2। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है स्टेप बाय स्टेप, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और आप समझते भी जाइए, सिर्फ नंबर गेन करने का ही मतलब नहीं होता है, मैथमेटिक्स को समझने का प्रयास करिए। मैथमेटिक्स समझने की चीज़ है, रटने की चीज़ नहीं है, तो सिर्फ आप लोग मैथमेटिक्स को समझिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या कर रहा है, दूसरे चरण में है ना, ये दूसरा चरण है, तो दूसरा चरण, ये इसका काम तो खत्म हो गया ना। अब ये हमारा दूसरा चरण ये है, तो अब हमें इसमें क्या करना है, इसमें A कौन सा है, तो A 12 है, तो हम 12 लिखेंगे, बराबर इसमें B कौन सा है, तो B हमारा 6 है, और गुना Q क्या है, तो Q 2 है, और प्लस R क्या है, तो R हमारा 0। तो जहाँ पे हमें 0 प्राप्त हो जाता है, R 0 प्राप्त हो जाए, उसका भाजक ही हमारा क्या है, HCF है। यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि शेषफल, दिख रहा है कि नहीं, नहीं दिख रहा है, 1 मिनट, अब दिख रहा होगा। तो शेषफल, चूंकि शेषफल 0 प्राप्त हो गया। ठीक है, प्राप्त हो गया,
शेषफल शून्य प्राप्त हो गया, थोड़ा सा जगह कम है, यहाँ पे हम लिख देते हैं शेषफल शून्य प्राप्त हो गया और इस चरण का भाजक कितना है, इस चरण का भाजक कितना है, 6 है, ठीक है। अतः 12 और 18 का महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF कितना है, 6 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है ये क्वेश्चन समाप्त होता है, ठीक है। इस तरीके से आपको सॉल्व करने के बाद ये चरण भी लिखने होते हैं, ठीक है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन जो है समाप्त होता है। एक एग्जाम्पल हम और आपको समझाने का प्रयास करते हैं, वो एग्जाम्पल जो है आप ही के बुक का पहला एक उदाहरण है, ठीक है। वो उदाहरण वो थोड़ा सा स्टेप बड़ा है, ताकि हम आपको उसको भी समझा देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आपका उदाहरण भी सॉल्व हो जाएगा और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम उस उदाहरण को समझ लेते हैं। तो ये आप ही के बुक का 1.1 का पहला उदाहरण है, ठीक है। इसको समझते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा है, आपको दिख रहा है, तो मैं इसको आपको अच्छे से समझा देती हूँ ताकि आपके सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाए। उसके बाद ना आप प्रश्नावली के क्वेश्चन अपने आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है ना। इसको आप देखो पहले, फिर उसके बाद देखना आप प्रश्नावली के क्वेश्चन अपने आप सॉल्व कर लोगे। मैं आपको सॉल्व कराऊंगी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं सॉल्व कराऊंगी। मैं तो आपको बता रही हूँ कि इसको समझने के बाद आप अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसमें से बड़ा कौन है, इन दोनों में से बड़ा तो ये है ना। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, ये हमारा अंदर लिखेंगे 1257, ठीक है। और ये हमारा छोटा है तो इसको हम अंदर लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। अब इसमें हम इसका भाग देंगे, तो इसका इसमें भाग कितनी बार जाएगा, शायद इसका भाग 3 बार में जाएगा, ठीक है। तो 3 बार में देखते हैं, तो ये हो जाएगा 3 दूनी के 6 हो जाएगा, 3 पच्चीस 15 को 5 और ये 0 हो जाएगा, तो इसका 1 बच जाएगा। और यहाँ पे ये इसका इसमें जाएगा तो ये हो जाएगा 12, ठीक है। तो इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। अब इसमें इसका हम माइनस करेंगे, ठीक है। इसका इसमें माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा, इसमें से ये जाएगा तो ये हो जाएगा 0 और 7 में से 5 जाएगा तो ये बचेगा 2 और इसमें से 4 बचेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है। अब इसमें भाग हम नहीं दे सकते क्योंकि ये संख्या हो गई है छोटी। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें करना क्या है, वही सिंपल मेथड अपनाना है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। तो आपको क्या करना है, इसको इस तरीके से घेरना है, ऐसे करना है और इसको अंदर लाना है। तो ये हो जाएगा 40 52, ठीक है। अब हमें इसका इसमें भाग देना है। इसमें हम इसका भाग कैसे दें, कितनी बार में जाएगा, तो इसमें इसका भाग जाएगा आपका 9 बार में, ठीक है। तो 9 बार में जाएगा तो इसका हम इसमें भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 9 को 9, 9 दूनी की 18, हाथ में लगेगा 1 और ये हो जाएगा 9 चौक 36 और 1 37, ठीक है। तो ये हो जाएगा 37 और 80, ठीक है। अब इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से हम माइनस करेंगे तो ये हमारा 2 बचेगा और 15 में से 8 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 7 और अब यहाँ पे बच गया 9 और 9 में से 7 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 2, ठीक है। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है। अब इसमें भाग नहीं जाएगा क्योंकि ये छोटा हो गया है, तो अब हमें फिर से वही करना है, ठीक है। अब इसको हमें अंदर लेकर के आना है तो ये हो जाएगा 420, ठीक है। अब हमें इसमें भाग देना है तो ये कितनी बार में जाएगा, तो इसमें ये भाग 2 बार में तो जाएगा नहीं, तो ये 1 बार में जाएगा। तो हम इसका 1 बार में भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2 7 2, तो इसमें इसका घटाएंगे तो ये हो जाएगा 8 और यहाँ पे 11 है तो 11 में से 7 जाएगा तो 4 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे बचा आपका 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है, फिर वही सिंपल सा मेथड फिर से वही करना है। तो ये हो जाएगा इस तरीके से, इसको घेरना है, इस तरीके से करना है और इसको अंदर लेके आना है। तो ये हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। इसमें इसका भाग देंगे तो 148 का भाग इसमें एक ही बार जाएगा तो ये हो जाएगा 148, ठीक है। तो इसमें से 12 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा और 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा और इसमें से 1, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब फिर से वही काम करना है। तो फिर इसको इस तरीके से करना है और 148 को अंदर लेकर के आना है। क्या करना है, 148 को अंदर लेकर के आना है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे,
इसका इसमें भाग देंगे तो 148 का भाग कितनी बार में जाएगा, तो 148 का भाग 124 एक ही बार में जाएगा, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे 124, ठीक है। अब इसमें से इसमें माइनस करेंगे तो ये बचेगा हमारा 4, ये बचेगा 2, क्लियर है। अब फिर से हमें वही रूल अपनाना है, तो फिर ये हो जाएगा हमारा, है ना। तो इसको 124 को अंदर लेकर के आएंगे। अब इसमें इसका हम भाग देंगे तो ये हमारा जाएगा 24 का हम भाग 124 में देंगे तो ये जाएगा हमारा 5 बार में, है ना। तो ये हमारा 5 बार में जाएगा 120। देखिए 5 चौक 20 और ये 20 को 0 हाथ में लगा 2 और 5 दूनी के 10 और ये 12, ठीक है, क्लियर है। तो इसमें से इसका माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, सॉरी आपको दिख नहीं रहा था, है ना, मैं सॉल्व करते हुए चली गई बट आपको दिखा नहीं, बट कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। तो अब यहाँ पे क्या करना है, कभी कभी दिखता नहीं है, सॉरी इसके लिए माफ़ी चाहेंगे, बट यहाँ पे आप ध्यान दीजिए। ये जो है अब इसका इसमें माइनस करेंगे तो ये हमारा बच जाएगा 4, ठीक है, और ये हमारा बचेगा कुछ नहीं। तो हम यहाँ पे बचा क्या 4। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, अब इसका क्या करना है, हमें इसको क्या करना है, इस तरीके से घेरना है, थोड़ी सी जगह कम है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये इसको 24 को हम अंदर लेकर के आएंगे। अब इसमें इसका भाग देंगे तो ये हो जाएगा कितनी बार में जाएगा, अब तो ये पूरा पूरा कट जाएगा कि 6 चौक कितना होता है, 6 चौक 24 होता है। अब ये कट गया पूरा पूरा, तो जहाँ पे 0 आ गया उसी का भाजक हमें HCF बनाना है, ठीक है, मतलब वही उसका HCF हो जाएगा। मैंने आपको क्या कहा, जब तक आपको 0 न प्राप्त हो जाए, देखिए हम लोग कहाँ से चलते हुए आ रहे थे, यहाँ से चलते हुए आए, जब तक 0 प्राप्त नहीं हुआ तब तक हम लोग इसको ऐसे ही जारी रखते गए, ठीक है। अब हमें यहाँ पे 0 प्राप्त हुआ है तो अब हमें यहाँ पे इसका हमें 4 को क्या कह देना है, यही HCF है। तो इसका हमें लिखना कैसे है, ठीक है, तो देखते हैं इसमें कितने चरण हैं, 1 2 3 4 5 6 7 चरण है। तो इसको हम लिख लेते हैं जितने भी चरण हैं, ठीक है, आपको लिख करके हम दिखा देते हैं कि आपको लिखना कैसे है, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको लिखना है चरण 1, ठीक है। अब इसमें चरण 1 में आपको सिर्फ इसको देखना है और किसी को नहीं देखना है। तो चरण 1 और ये हमारा क्या है, A है, तो लिखेंगे 12 57 6 इज़ टू B कौन सा है 40 52 और Q कौन सा है 3 है और प्लस R कौन सा है, ये 420 है, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि शेषफल नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम लिखेंगे चरण 2, क्या लिखेंगे, चरण 2। चरण 2 में हमें इसको लेना है, ठीक है, क्या करना है, इसको लेना है, इस वाले को, इसको अब छोड़ देना है, बिल्कुल ही छोड़ देना है, इसको देना है। तो ये हो जाएगा हमारा A कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40 52 इज़ुकल टू B हमारा ये हो जाएगा 420 और उसके बाद Q कौन सा हो जाएगा, तो Q 9 है और प्लस R कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा R 272, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिखना है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि शेषफल नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, आप लिख सकते हैं R नॉट इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे चरण 3, ठीक है, क्या लिखेंगे, चरण 3 लिखेंगे। तो अब हमें इसको छोड़ देना है, अब हमें इसको देखना है ना, इसको छोड़ देना है, अभी हमें इसको देखना है। तो ये हमारा A कितना हो जाएगा 420, ठीक है, इज़ुकल टू B कितना हो जाएगा, B हमारा 272 हो गया और Q कितना है इसका 272 हो गया, Q कितना है 1 है, तो 1 हो गया और प्लस R कितना है 148, है ना। तो अब हम लिखेंगे चूंकि R नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या करना है, अब इसका तो खत्म हो गया, अब हमें इसको देखना है, तो अब हमें चरण 4 को देखना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा चरण 5, ठीक है। तो अब हमें इसको देखना है, तो ये हो जाएगा आपका A कौन सा हो जाएगा 272, ठीक है, इज़ुकल टू B कौन सा है 148, ठीक है, गुना 1 हो जाएगा Q प्लस R कितना हो जाएगा 124, ठीक है। अब यहाँ पे लिखना है R नॉट इक्वल टू 0, जब तक हमें 0 प्राप्त नहीं हुआ तब तक हमें प्रक्रिया यही जारी रखनी है। अब हमें क्या करना है, अब हम लिखेंगे चरण 5, क्या लिखना है, चरण 5 लिखना है। तो इसका काम खत्म। अब हमें देखना है
इस वाले को, ठीक है। अब हमें इस वाले को देखना है, ठीक है। इसका तो काम खत्म हो गया, तो अब हमें इसको देखना है, ठीक है। तो अब हम इसको देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ए कौन सा है, एक हो जाएगा 48, ठीक है, 148 हो गया ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बी कौन सा है, 124, तो ये हो जाएगा हमारा 124 गुना क्यू कितना है, 1 है, और प्लस आर कितना है, 24, ठीक है। ये हो गया क्लियर। अब यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि आर नॉट इक्वल टू 0 है ना, इस तरीके से लिखेंगे। अब यहाँ पे हम लिखेंगे चरण 6, तो चरण 6 इसका काम खत्म। अब हमें इसको देखना है ना, इसको देखना है तो इसमें ए कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा हमारा 124, ठीक है, इज इक्वल टू इसमें हमारा बी कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा 24, और इसमें क्यू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो ये हमारा क्यू हो गया, और प्लस आर क्या है, आर हमारा है 4 है ना, तो ये हमारा 4 हो गया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे आर इक्वल टू नॉट 0 है ना, आर इक्वल टू नॉट 0। अब हमें यहाँ पे देखिए 7वां चरण क्या लिखना है, 6 चरण तो हो गए, अब हमें 7वां चरण, जगह कम है, चलिए हम नेक्स्ट पेज पर लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चरण 7, ठीक है, तो लिखेंगे क्या, चरण 7 लिखेंगे। अब यहाँ पे हम लिखेंगे चरण 7 का क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा, यहाँ पे ये है चरण 7, तो इसका ए क्या हो जाएगा 24, और बी हो जाएगा 4, और क्यू हो जाएगा 6, और शेषफल क्या है 0, यानी कि आर 0 हो जाएगा। तो हम यही है इसको लिखेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 24 जो है, 24 कितना है, ए है बड़ा, सॉरी यहाँ पे 24 है, ठीक है, 24 ए हो जाएगा इज इक्वल टू बी कितना है, 4 है, गुना 6 कितना है, क्यू कितना है 6 है, और प्लस आर कितना है 0। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे 0 प्राप्त हो गया है। तो जब 0 प्राप्त होता है तो उसका भाजक क्या होता है, वही HCF होता है, ठीक है। यहाँ पे जैसा कि देखिए यहाँ पे आपको 0 प्राप्त हुआ है, तो इसका क्या है, यही भाजक क्या है, HCF है। क्लियर है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, चूंकि शेषफल 0 प्राप्त हो गया है ना, आपको लिखना है शेषफल 0 प्राप्त हो गया, और इस चरण का भाजक 4 है, अतः 40 और 52 और 12 57 6 का महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF 4 है। क्या है, 4 है ना, 4 है। इस तरीके से आपको लिखना है, इस तरीके से आप लिखेंगे तभी आपको फुल के फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, अन्यथा आपके नंबर काटे जाएंगे। तो इसलिए मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने का प्रयास किया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो लंबी हो जाने की वजह से प्रश्नावली के जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप लोग कोशिश करिएगा कि प्रश्नावली के क्वेश्चंस आप लोगों से ज़रूर सॉल्व हो जाएं। वैसे तो मैं आपको प्रश्नावली के क्वेश्चंस जो है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, बट अपनी तरफ से आप कोशिश जरूर कीजिएगा, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली के क्वेश्चंस के साथ। स्टूडेंट्स, ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच पाए और आप अपनी तैयारी एक्सीलेंट तरीके से कर पाएं, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।